हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए अब अपन करते हैं टॉपिक परसेंटेज कंटिन्यू। परसेंटेज टॉपिक के दो वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो उससे आप वापस उस पर क्लिक करके वो पिछले वाले दोनों वीडियो देख लेना, ताकि आपका फॉर्मूला नंबर 9 तक क्लियर हो जाएगा। आज अपन करेंगे फॉर्मूला नंबर 10। जैसे कि मेरे इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए वीडियो है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉमनली सब कंपटीशन एग्जाम में आता ही है। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है, इसको शॉर्ट मेथड से क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे करेंगे अपन, तो वो जो है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और आज के इस वीडियो में अपन लगभग 9 फॉर्मूले पहले करवा दिए थे, लगभग 5-6 फॉर्मूले आज करके इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती में मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सारे इस चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि मैं सारे ये टॉपिक जो है वो मेरे वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। फॉर्मूला नंबर 10, परसेंटेज फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 10 क्या कहता है, अगर एक आदमी अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का y% परिवहन पर, शेष का z% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद m बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी है जो अपनी आय का x% तो खर्च करता है भोजन पर, और x% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका y%, किसका, शेष का y% खर्च करता है परिवहन पर, तथा शेष का z% खर्च करता है पढ़ाई पर। ठीक है, y% खर्च करने के बाद जो शेष और बचेगा उसका z% खर्च करेगा पढ़ाई पर। ठीक है, पहले x% खर्च किया, फिर टोटल में से जो बचा उसका y% खर्च किया, फिर y% खर्च करने के बाद जो बचा उसका z% खर्च किया। ठीक है, ये शेष शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में कोई उस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें डायरेक्ट x% y% एक ही संख्या के सब परसेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग संख्या के होंगे, क्योंकि इसमें टोटल का x% भोजन पे करेगा, फिर शेष जो बचेगा उसका y% परिवहन पे करेगा, फिर शेष जो बचेगा उसका y% z% जो है वो पढ़ाई में खर्च करेगा। तो उसकी मासिक आय अपन शॉर्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, और वो शॉर्ट फॉर्मूला है 100/100 माइनस x इंटू 100/100 माइनस y इंटू 100/100 माइनस z इंटू m। ठीक है, तो ये है शॉर्ट फॉर्मूला जिससे अपना क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अपन कर पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जसमीत अपनी मासिक आय का 50% भोजन पर, शेष का 50% परिवहन पर, तथा शेष का 50% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 5000 रुपए बचा लेता है। कितने रुपए बचा रहा है, 5000 रुपए वो बचा रहा है, तो उसकी आय बताएं। तो इस क्वेश्चन में अपने सबसे पहले वो क्या करता है, मासिक आय का 50% भोजन पर, तो सबसे पहले x इसका क्या हुआ 50%, फिर उसके बाद शेष का y% किस पे खर्च करता है, वो परिवहन पे, यानी कि y जो है क्या हुआ 50%, उसके बाद शेष का z% जो है, यानी कि z इज इक्वल 50% खर्च करता है पढ़ाई पर, फिर m वैल्यू बचाता है, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 5000 रुपए वो बचा रहा है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मासिक आय इज इक्वल 100/100 माइनस x इंटू 100/100 माइनस y इंटू 100/100 माइनस z इंटू m। ये था अपना फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 100/100 माइनस x क्या है 50 गुणा 100/100 माइनस y क्या है 50 इंटू 100/100 माइनस z क्या है 50 इंटू m क्या है 5000। ठीक है, अब इसको अपन सिंपल करेंगे, तो 100/100 में से 50 जाएंगे तो 50 बच जाएंगे, 100/50 इंटू 100/50 इंटू 5000। 102030 102030, 5 से 5 कट जाएगा, 2 4 और 6 जीरो,
2 4 और 6 जीरो, नीचे 5 इंटू 5 25। अब 25 का भाग इसमें जाएगा, 25 चौकी 100, फिर पीछे बच जाएंगे 4 जीरो, ये 100 यहाँ कट जाएगा, पीछे 4 जीरो बच जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 40,000 रुपए जो है वो जसमीत की मासिक आय है। ठीक है, 40,000 रुपए क्या आई, जसमीत की मासिक आय आई है। इस तरीके से अपन शॉर्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 11। अगर एक आदमी अपनी आय का x% भोजन पर, y% परिवहन पर और z% पढ़ाई पर खर्च कर m बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। क्या करता है, एक आदमी है वो अपनी आय का ही x% भोजन पर, फिर उस आय का ही y% परिवहन पर और उस आय का ही z% पढ़ाई पर खर्च करता है। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अपनी आय का ही सब परसेंटेज जो इसने बांटा है भोजन में, परिवहन में, पढ़ाई में, सब परसेंटेज अपनी आय का ही है उसका, शेष का कुछ भी नहीं है, सब आय में से ही उसने लिया है। क्योंकि एक ही राशि से परसेंटेज लिया गया है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय हो जाएगी 100/100 माइनस x प्लस y प्लस z। ये तीनों परसेंटेज इसलिए जोड़े क्योंकि तीनों परसेंटेज एक ही राशि में से लिए गए हैं, अलग अलग नहीं लिए, एक ही राशि में से लिए, तो इसकी मासिक आय हो जाएगी 100/100 माइनस x प्लस y प्लस z इंटू m। ये जो है वो शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इजीली टिक कर पाएंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल, रत्नेश अपनी आय का 15% भोजन पर, 15% परिवहन पर तथा 20% पढ़ाई पर खर्च कर 5,000 बचा लेता है तो मासिक आय क्या होगी। वो अपनी आय का ही 15% भोजन पर, आय का ही 15% परिवहन पर, आय का ही 15% जो है 20% पढ़ाई पे खर्च करता है, फिर उसके 5,000 बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो सबसे पहले है x कितना है 15%, y कितना है 15%, z कितना है 20%, ठीक है, और m कितना बचाता है, वो 5,000 रुपए वो बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 100/100 माइनस x प्लस y प्लस z इंटू m। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 100/100 माइनस x 15 प्लस y 15 प्लस z 20 इंटू m की वैल्यू कितनी है 5,000। तो 100/100 माइनस 15 15 30, 30 और 20 50 इंटू 5,000। तो 100/100 में से 50 जाएंगे तो 50 इंटू 5,000, ये जाएगा 100। तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी 100 गुणा 100, 10,000 रुपए उसकी रत्नेश की मासिक आय हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपन परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। प्लीज मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। अपन करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 12। कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/x भाग भोजन पर, शेष का a/y भाग परिवहन पर तथा शेष का 1/z भाग वस्त्र पर खर्च करने के बाद m बचा लेता है तो उसकी आय क्या होगी। उसकी आय होगी x/x - 1 इंटू y/y - a इंटू z/z - 1 इंटू m। ये कैसे हुआ देखें, टोटली जो आय है उसका 1/x भाग भोजन पे खर्च करेगा, जो शेष बचेगा उसका a/y भाग जो है वो परिवहन पे खर्च करेगा और जो शेष बचेगा उसका 1/z भाग वस्त्र पे खर्च करेगा और फिर उसके बाद m राशि बच जाएगी। तो क्या होगा, तीनों ही अलग अलग है। पहली वाली राशि पे 1/x% है, दूसरी वाली पे 1/y% है, तीसरी वाली पे 1/z% है, ठीक है, तो z भाग है, ठीक है, तो सब पे अलग अलग है। तो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले जो आय थी उसका 1/x भाग है, तो x का 1/x भाग है तो x/x - 1 लिख दिया इंटू शेष का a/y भाग है तो y/y - a इंटू शेष का 1/z भाग है z/z - 1 गुणा m।
तो इस फॉर्मूले को लगा के इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, राकेश अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पर, शेष का 2/3 भाग टेम्पू खर्च पर तथा शेष का 1/5 भाग कपड़े पर खर्च करने के बाद 4000 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय बताए। ये क्या हुआ, 1/x भाग आय का 1/x भाग, तो 1/x भाग इज इक्वल क्या, 1/5 है, यानी कि x कितना हुआ 5, x यहाँ पे क्या हुआ 5, x की वैल्यू 5। इसी तरीके से ये क्या है, a/y, a/y, यानी कि a की वैल्यू a/y इज इक्वल 2/3, समझ रहे हैं, a/y इज इक्वल 2/3, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है 3, क्या है, a की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। इसी तरीके से 1/5 मतलब 1/z, तो ये क्या हुआ 1/5, यानी कि इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है 5। ये वैल्यू इस तरीके से अपन क्वेश्चन से पुट आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब अपन को मासिक आय निकालनी है, मासिक आय। तो मासिक आय का फॉर्मूला है x/x - 1 इंटू y/y - a इंटू z/z - 1 इंटू m। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4000, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू है 4000। तो अपन ये फॉर्मूला लिख दिया, मासिक आय x/x - 1 y/y - a z/z - 1 इंटू m। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5/5 माइनस 1 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 3, 3 गुणा y की जगह 3 माइनस a क्या है 2 इंटू z की जगह क्या रखेंगे 5, फिर z की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस 1 गुणा m कितना है 4000। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 3 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 5 1 में से जाएगा 5 में से 1 तो 4 बचेगा और ये है 4000, ठीक है। अब 4 का भाग इसमें जाएगा 1000, फिर वापस 4 का भाग इसमें जाएगा 25 चौके 100 और 0 लग जाएगा पीछे तो 250 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 25 250, ठीक है। 25 5 इंटू 5 25 25 25 625 इंटू पीछे 0 गुणा 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिए 15 हासिल की 1, 6 और 1 7 और 6 दिए 18 0। तो 18,750 रुपए जो है वो राकेश की क्या हो गई है, राकेश की मासिक आय हो चुकी है। मासिक आय क्या है इसकी जो आय है वो क्या है 18,750 रुपए, ठीक है। समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए x% अंक होने चाहिए। यदि y अंक प्राप्त करने वाला छात्र z अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी एग्जाम में उसको उत्तीर्ण होना है तो x% उसको अंक लाने हैं, यानी कि 100 में से उसको x नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। और यदि वह y अंक प्राप्त करने वाला छात्र, अगर एक छात्र है जिसने क्या किया y अंक प्राप्त कर लिए और z अंक उसके कम आ गए जिसकी वजह से वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसको 100 में से x अंक लाने चाहिए थे बट वो y ले आया और z कम पड़ गए, यानी कि y प्लस z दोनों मिलके x के बराबर होने चाहिए थे, लेकिन वो क्या हुआ z अंक की कमी से अनुत्तीर्ण हो गया। तो टोटल मैक्सिमम अंक कितने थे, यानी कि मैक्सिमम अंक निकालने के लिए y और z जुड़ जाएंगे क्योंकि y तो कम z उसके नंबर कम पड़ गए और y नंबर वो लेके आया था और टोटल उसको x लाने चाहिए थे। तो इसका मैक्सिमम अंक का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा m इज इक्वल 100 इंटू वाई प्लस जेड अपॉन x। x आएगा अपॉन में और y प्लस z ऊपर आएंगे क्योंकि वो y अंक को लेके आया और z कम पड़ गई, ये दोनों अगर उसके पास होते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो क्या होगा y प्लस z अपॉन x नंबर उसको लाने चाहिए थे तो x आएगा नीचे अपॉन इंटू 100, तो 100 गुणा y प्लस z अपॉन x। इस फॉर्मूले से अपन इस तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए
40% अंक प्राप्त करने थे, यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो इस परीक्षा हेतु निर्धारित अंक क्या थे। तो यहाँ पे जो है उसको x% अंक लाने चाहिए थे, तो x की वैल्यू क्या है 40, ठीक है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है यानी कि y अंक प्राप्त करता है यानी कि 40 अंक प्राप्त करता है और z अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब z की वैल्यू क्या हुई 40 हुई, तो उसको मैक्सिमम नंबर कितने लाने चाहिए थे। तो उसका फॉर्मूला है 100 into y plus z अपॉन x, ये उसका फॉर्मूला है। तो 100 गुणा y plus z, y की वैल्यू क्या है 40 प्लस z की वैल्यू क्या है 40 अपॉन x, x की वैल्यू क्या है 40। तो 100 गुणा 40 प्लस 40 80 अपॉन 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 2, तो क्या हुए 200 मार्क्स। उसको कितने नंबर लाने चाहिए थे और टोटल नंबर कितने का पेपर था, टोटल परीक्षा में निर्धारित जो अंक थे वो कितने थे 200 अंक थे निर्धारित, जिसमें से वो 40% अंक पास होने के लिए उसको चाहिए थे, वो 40 अंक लेके आया और 40 अंक उसके जो है क्या हो गए कम पड़ गए, जिसकी वजह से वो अनुत्तीर्ण हो गया। इसी के साथ अपन फॉर्मूला नंबर 13 कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कह रहा है एक अभ्यर्थी परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है तथा a अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अभ्यर्थी है जो x% अंक प्राप्त करता है और वो क्या करता है a अंक कम ले आता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है a अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र जो y% अंक प्राप्त करता है वह पास अंक संख्या से b अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या करता है y% अंक प्राप्त कर लेता है, तो वो जितनी उसके पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे वो b नंबर अधिक ले आता है, b अंक जो अधिक ले आता है। तब इस परीक्षा हेतु अधिकतम अंक संख्या, अंक इसके अधिकतम क्या होंगे, तो मैक्सिमम अंक क्या होंगे, m = 100 into a plus b upon y minus x, ये क्या होंगे मैक्सिमम अंक इसके होंगे। इसमें क्या होगा, क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है y अंक प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है पासिंग मार्क्स से b अंक वो है अधिक लेके आ रहा है, और a जो है x% अंक प्राप्त कर रहा है पासिंग मार्क्स से a अंक जो है कम लेके आ रहा है। इसका मतलब y जो है परसेंटेज में y% ज्यादा होगा और x% क्या होगा कम होगा, तभी वो फेल हो रहा है ये पास हो रहा है, यानी कि y वाला परसेंटेज ज्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे y माइनस x करेंगे, ठीक है। और ये जो है a अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, b अंक ज्यादा आ रहा है, तो a प्लस b ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन बस 1 मिनट में कर सकते हैं। देखिए सतीश 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, जबकि मोहन जो 50% अंक प्राप्त करता है तथा वह निम्नतम उत्तीर्ण अंक संख्या से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इस परीक्षा हेतु अधिकतम अंक संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला अभ्यर्थी है वो है सतीश, दूसरा अभ्यर्थी है मोहन। अब देखते हैं वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले सतीश कितने x% अंक प्राप्त करता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है 25% अंक प्राप्त करता है और वो क्या होता है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब a अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि a की वैल्यू क्या आई है 30 आई है। दूसरा कैंडिडेट मोहन जो कि 50% अंक प्राप्त करता है, यानी कि y की वैल्यू 50% आ जाएगी, और वह निम्नतम उत्तीर्ण अंक संख्या से 20 अंक जो है उत्तीर्ण अंक संख्या से 20 अंक जो है वो अधिक प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितने इनको आने चाहिए थे, मैक्सिमम नंबर इसके क्या थे एग्जाम के, वो होंगे 100 into a plus b upon y minus x। ये फॉर्मूला लगा के अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख कर सकते हैं। तो लिखो 100, a की वैल्यू क्या है 30 प्लस b की वैल्यू क्या है 20 अपॉन y की वैल्यू क्या है 50 और x की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। तो 100 into 20 प्लस 30 50, और 50 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो 25 बच जाएंगे, ठीक है। 25 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार, 2 into 100 200 अंक जो है वो क्या है अधिकतम अंक है। तो इसका अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन इतना बड़ा जरूर था, बट ये बहुत ही कम समय में और इजीली ये अपन से हो गया है शॉर्ट मेथड से। इसी तरीके से
सारे परसेंटेज के जितने भी शॉर्ट मेथड है वो सब इस क्लास में आपको आज करवा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्मूला करते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 14। एक परीक्षा में x% छात्र अंग्रेजी में, y% छात्र जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में z% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा कि एक जो है एक एग्जाम है उसके अंदर x% छात्र जो अंग्रेजी में फेल हो गए और y% छात्र जो है वो क्या हो गए, गणित में फेल हो गए, और z% छात्र जो है वो अंग्रेजी और गणित दोनों में ही फेल हो गए। ठीक है, तो जो है वो टोटल पास कितने हुए? तो टोटल अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से 100 स्टूडेंट लेते हैं तो 100 में से जो है वो कितने फेल हुए, 100 में से जितने फेल हुए उनको बाहर निकाल देंगे तो पीछे पास वाले बच जाएंगे, यानी कि उत्तीर्ण वाले बच जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, 100 माइनस x प्लस y, x जो है वो अंग्रेजी में फेल हुए, y जो है वो गणित में फेल हुए और z जो है वो दोनों में ही फेल हुए। ठीक है, x अंग्रेजी में फेल हो गए प्लस y गणित में फेल हो गए, तो दोनों को जोड़ लेंगे x प्लस y, तो टोटल अंग्रेजी और गणित वाले फेल वाले आ जाएंगे। उसमें से क्या करेंगे, जो दोनों में फेल हुए z वो तो कॉमन आ जाएंगे, तो दोनों में z को माइनस कर देंगे, तो x प्लस वाई माइनस z, और ये जब 100 में से माइनस हो जाएगा तो पीछे जो बच जाएंगे ये तो अनुत्तीर्ण वाले हैं, तो ये टोटल में से अनुत्तीर्ण माइनस हो जाएगा तो पीछे जो बच जाएंगे उत्तीर्ण वाले बच जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस z। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल एक परीक्षा में 40% छात्र गणित तथा 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, उन छात्रों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले जो है वो x% किसमें, गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तो x की वैल्यू क्या है 40%, और y% जो है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो 30 हो गई इसकी वैल्यू, और z दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 10%, तो z की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने छात्र होंगे, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस z। ठीक है, तो 100 माइनस x की वैल्यू क्या है 40 प्लस y की वैल्यू 30 माइनस 10, 100 माइनस 40 प्लस 30 70 माइनस 10 60 इज इक्वल 40। जो 40 छात्र जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों में जो है वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, दोनों विषय उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आप करते के साथ अपने परसेंटेज के लगभग फॉर्मूले अपन ने कर लिए हैं सभी, इसके ऊपर बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही आप बने रहिए प्लीज। थैंक यू।